हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष मालवीय आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का अध्याय 2 मानव तंत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक नॉर्मल सी बात से, एक साधारण सी बात से, जिस बात को हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। पाचन क्या होता है? पाचन, इसकी परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं पाचन? तो छठी क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। पाचन किसे कहते हैं? देखो, भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। देखो, भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ना पाचन कहलाता है। अब भोजन के कई सारे अवयव हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हो। देखो, भोजन के अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, इन सब से मिलकर हमारा भोजन बना हुआ होता है। और ये भोजन के अंदर इन सब जटिल अवयवों को तोड़ना, सरल अवयवों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इस तोड़ने की प्रक्रिया के लिए, इस तोड़ने की क्रिया के लिए हमारे शरीर में, मानव शरीर में एक तंत्र कार्य करता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। ये कई सारे अंगों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य है, तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रत्येक अंग का क्या कार्य है, कहाँ पाया जाता है, कितने भागों में बटा होता है, हर उस अंग की आज हम जानकारी लेंगे। तो ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले इस तरीके का हमारे शरीर में एक पाचन तंत्र पाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ध्यान दें, सबसे पहले हम भोजन किसके द्वारा, मुख के द्वारा भोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इस मुख में देखिए, ये मुख के आगे मुख गुहा, मुख गुहा पाई जाती है। हमारे इस मुंह के आगे ये जो पीछे छेद वाला भाग है जिसमें जीभ, दांत ये सब उपस्थित हैं, वो सब मुख गुहा में पाए जाते हैं। इस मुख गुहा में दो चीजें होती है, एक होता है दांत और एक होता है लार ग्रंथियां। दांत व लार ग्रंथियां। दांत के बारे में हम बात करें तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, और चर्वणक। ये 4 प्रकार के हमारे शरीर में मुंह के अंदर दांत पाए जाते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक का कार्य होता है काटना, कुतरना। कृंतक दांतों का कार्य होता है काटना, कुतरना, यानी प्रत्येक चीज को काटने का। जो भी हम खाना खाते हैं उसको शुरुआत में ही हम देखते हैं, जैसे ही अंदर डालते हैं या आगे वाले दांत दबते हैं जिससे वो निवाला तोड़ दिया जाता है।
अपन कोई चीज को गोल गोल करके, जैसे छोटे बच्चे थे तब अपन गोल गोल करके रोटी को खाते थे। जब हम रोटी को इस तरीके से अंदर डालते थे तो सबसे पहले हमारे आगे वाले दांत उसको पकड़ते और इस प्रकार से काटते। ये जो आगे वाले दांत हैं यही कृतनक दांत होते हैं और इनका कार्य है भोजन को तोड़ने का, कुतरने का कार्य करते हैं। ये दांत सबसे ज्यादा चूहों में एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, सबसे ज्यादा काम के उनके होते हैं। उनके अंदर ये कृतनक दांत ही पाए जाते हैं और उन्हीं दांतों की वजह से वह हमारे कीमती वस्त्र, नए नए वस्त्रों को काट देते हैं, कुतर देते हैं। रदनक, रदनक दांतों का कार्य होता है चीरना या फाड़ना। भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है रदनक दांत। कैसे? ये जो दांत होते हैं वो मांसाहारी जंतुओं में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे शेर, भेड़िया। ये सब क्या करते हैं, जहां भी जंगली जानवर को पकड़ते हैं, जंगली जानवरों में ये बहुत एक्टिव होते हैं, सक्रिय रहते हैं, उनमें ये बहुत मजबूत तरीके के पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे उस अपने शिकार को पकड़ते हैं तो उसको चीर फाड़ देते हैं और उनको चीर फाड़ने की ही जरूरत होती है, क्योंकि अगर चीरेंगे फाड़ेंगे नहीं तो वो मरेगा नहीं, वह मरेगा नहीं। और जब मरेगा नहीं तो उन जानवरों को, उन जंगली जानवरों को अपना भोजन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उनमें ये रदनक दांत पाए जाते हैं जो भोजन को चीर फाड़ देते हैं और जिस जानवर का शिकार किया उसको चीर फाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो मर जाता है और वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। अग्रचर्वणक और चर्वणक, इन दोनों का कार्य होता है भोजन को चबाना। भोजन को चबाना, भोजन को पहले तो काटा जाता है, फिर उसको चीरा फाड़ा जाता है और फिर बाकी बचा पीछे काम होता है जो भोजन को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ने का वो कार्य करते हैं अग्रचर्वणक और चर्वणक। इसी तरह लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसके बारे में ये मुंह में होती है और 3 तरीके की होती हैं, जिसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। आगे मुख गुहा खुलती है ग्रसनी में, ग्रसनी में खुलती है। ये जो मुख गुहा है आगे जाकर ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी क्या होता है, नासा गुहा और मुख गुहा का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। अब नासा गुहा और मुख गुहा का उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब है कि ऊपर ये जो नाक होती है इसके पीछे भी ये हमारी जो नाक होती है उसके पीछे भी एक गुफा होती है, वह गुफा आगे जाकर इसी ग्रसनी में खुलती है, इसी ग्रसनी में खुलती है, जिससे एक तो गेट आता है यहां से मुख गुहा का गेट और एक आता है नासा गुहा का गेट। इस ग्रसनी में पाया जाता है एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस या जिसे अपन घाटी ढक्कन भी कहते हैं, जिसे अपन घाटी ढक्कन भी कहते हैं। यह घाटी ढक्कन एपीग्लोटिस क्या कार्य करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, बहुत ही मुख्य कार्य है। देखो क्या कार्य है मैं आपको बता रहा हूं। ग्रसनी में जो एपीग्लोटिस घाटी ढक्कन पाए जाते हैं वो ग्रसनी में क्या करते हैं, जब भी भोजन आता है, हमने मुंह द्वारा भोजन ग्रहण किया, मुख गुहा में दांत और लार द्वारा उसको चबा के मेश किया, जब ये भोजन यहाँ पर आता है ग्रसनी में तो ये एपीग्लोटिस क्या करता है कि इस नासा गुहा के ऊपर ढक लगा देता है, इसको ढक देता है अच्छे से, जिससे भोजन क्या होता है मुख गुहा से ग्रसनी और ग्रसनी से सीधा आगे वाले भाग में जाए। नहीं तो अगर ये घाटी ढक्कन नहीं हुआ तो क्या होगा, घाटी ढक्कन नहीं हुआ तो भोजन मुख गुहा से कहाँ आएगा, ग्रसनी में, लेकिन कई बार नीचे जाने के बजाय ऊपर नाक में चला जाएगा और नाक से वापस बाहर आ जाएगा।
जैसे ही मुंह से अपन ने खाया, फिर वो मुख गुहा में गया, ग्रसनी में गया, ग्रसनी से नासा गुहा में होते हुए वापस नाक के छेद से बाहर आ गया। ऐसा ना हो इसलिए क्या करता है, जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं और वह खाना ग्रसनी में आता है तो क्या होता है कि घाटी ढक्कन नासा गुहा को ढक देता है, जिससे कि भोजन सीधा आगे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ वापस ना आए। एपिग्लोटिस घाटी ढककर। उसके बाद ये ग्रसनी आगे जुड़ी हुई होती है किससे? ग्रास नली से। ग्रास नली से यह घाटी, यह ग्रसनी आगे ग्रास नली से जुड़ी होती है। ग्रास नली एक लंबी सीधी नलिका होती है जो हमारे यहां से लेकर नीचे यहां तक पाई जाती है और ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। सवाल ग्रास नली से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल, छोटा सवाल पूछा जाता है कई बार। सब छोटे सवाल के रूप में क्या पूछा जाता है कि ग्रास नली में भोजन की गति किस प्रकार की होती है? यानी ग्रसनी से जो भोजन आता है वो ग्रास नली में आने के बाद आगे जब चलता है तो वह किस प्रकार की गति करता हुआ चलता है? किस प्रकार की गति? तो देखो बताता हूं। भोजन जब ग्रसनी से ग्रास नली में आता है तो वह एक प्रकार की गति करता है, विशेष गति, जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। यानी भोजन ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। यह क्रमाकुंचन गति क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। यह दिखने में, नाम सुनने में बहुत ही हार्ड लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब अपन इसका संधि करते हैं, जैसे हिंदी में करते हैं क्रम प्लस आकुंचन। क्रम माना है लगातार, क्रम का अर्थ होता है लगातार और आकुंचन का होता है संकुचन, या सामान्य भाषा में कहते हैं इसे पिचकना। सामान्य भाषा में इसे कहते हैं पिचकना। जब भोजन इस ग्रास नली में आता है तो क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होती है, लगातार उसमें आकुंचन होता है, संकुचन होता है, ये नली पिचकती है। अब कैसे पिचकती है? भोजन यहाँ पर आता है, जैसे ही ग्रास नली में थोड़ा सा आगे जाते ही ग्रास नली क्या करती है? उस भोजन के पीछे वाली ग्रास नली पिचकती है, दबाती है, जिसके कारण इस भोजन पर दबाव बनता है और ये भोजन आगे सरकता है। थोड़ा सा आगे सरकता, फिर ये पीछे से पिचकती है और इस भोजन पर दबाव बनता है, आगे की तरफ सरकता है, फिर पिचकती है और भोजन पर दबाव बनता है और आगे की तरफ सरकता है। इस प्रकार भोजन लगातार आगे की तरफ सरकता रहता है और सरकते सरकते सीधे कहाँ आ जाता है? आमाशय में आ जाता है। ये क्रम वाइज होता है। क्रम से पहले यहाँ पिचका, फिर यहाँ पिचका, फिर भोजन आगे सरका, फिर पिचका, फिर भोजन आगे सरका, फिर पिचका। इसीलिए इस गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। इसलिए इस गति को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। आगे देखिए, अब आगे ग्रास नली जुड़ी होती है आमाशय से। आगे ग्रास नली जुड़ी होती है आमाशय से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, हमारे पाचन तंत्र में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट भागों में से एक है। देखिए कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले इसकी सामान्य जानकारी हम देखते हैं कि आमाशय क्या होता है। एक जे आकार का, जे आकार की संरचना होती है। दिख रहा होगा आपको ऐसे ही जे बन रहा है, ये जे आकार की एक संरचना होती है। जे आकार की संरचना होती है। इससे आमाशय रस निकलता है जिसमें HCl और कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं। कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं। HCl क्या होता है?
हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल क्या करता है, जो भी भोजन यहाँ पर आया है, जो भी भोजन यहाँ पर आया है, यह आमाशय रस छोड़ता है, जिससे उस भोजन पर आमाशय रस में उपस्थित HCl आ जाता है। और जो अम्ल होता है वो अगर किसी चीज पर बढ़ेगा तो उसको भी अम्लीय कर देते हैं, अम्लीय कर देगा। अम्ल का मतलब स्वाद में जो चीजें खट्टी होती है, सामान्य जानकारी में स्वाद में जो चीजें खट्टी होती हैं उसे अपन अम्ल कहते हैं। तो ये HCl एक अम्ल है, यानी स्वाद में खट्टा पदार्थ है। जब यह भोजन पर गिराया जाता है आमाशय के द्वारा तो इस भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय खट्टा हो जाने के कारण आने वाले जो एंजाइम होते हैं, ये जो इसके साथ एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम का कार्य क्या होता है, भोजन को तोड़ना। और उनको तोड़ने के लिए, उनको ये तोड़ने का कार्य करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। और उसको, इन एंजाइम को कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम ये HCl प्रदान करता है। जब HCl इस पे गिराया जाता है तो उस भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है और एंजाइम आकर अपना कार्य आसानी से करते हैं और लगातार उसको तोड़ते रहते हैं, लगातार उसको तोड़ते रहते हैं। फिर यहाँ पर अम्लीय माध्यम बनाने के बाद एंजाइम अपना काम करके तोड़ते हैं। तो इससे जुड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक नंबर के सवाल में ये कई बार पूछा जा चुका है कि हाँ, मानव शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। तो सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, मानव शरीर में आमाशय के अंदर। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में अपन देखते हैं। आमाशय की संरचना में आमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला है जठरागम, दूसरा है जठरा निर्गम और तीसरा है फंडिस भाग। क्या होता है जठरागम, जठरा निर्गम और फंडिस भाग? आमाशय का वह भाग जो ग्रास नली से जुड़ा होता है वह कहलाता है जठरागम, वह कहलाता है जठरागम। आमाशय का वह भाग जो आने वाले अगले भाग, यानी इसका आगे वाला आमाशय का भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो आमाशय का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं जठरा निर्गम। आगम का मतलब आना। अब आमाशय में भोजन कहाँ से आ रहा है, ग्रास नली से, तो ग्रास नली से जुड़ा हुआ आमाशय का भाग आगम, जठरागम कहलाता है। और निर्गम का मतलब निकलना, यानी आमाशय से भोजन निकलकर कहाँ जाता है, एक छोटी आंत में, छोटी आंत से जुड़ा हुआ आमाशय का भाग क्या कहलाता है, जठरा निर्गम। और इस जठरागम और जठरा निर्गम के बीच का जो भाग होता है उसे अपन कहते हैं फंडिस भाग कहते हैं। तो आमाशय बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में अपन ने पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज। आमाशय जे आकार की संरचना होती है। आमाशय से आमाशय रस निकलता है जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पाए जाते हैं। HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, जिसके कारण पाचक एंजाइम आकर अपना कार्य आसानी से कर लेते हैं। जब ये भोजन पर HCl गिराया जाता है और एंजाइम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ भोजन को सर्वाधिक तोड़ा जाता है। इसलिए भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है। आमाशय 3 भागों में बटा होता है, जठरागम भाग, जठरा निर्गम भाग और फंडिस भाग। जठरागम भाग क्या होता है, आमाशय का वह भाग जो ग्रास नली से जुड़ा होता है जठरागम भाग कहलाता है। आमाशय का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है जठरा निर्गम भाग कहलाता है। और आमाशय का वह भाग जो
जठरागम और जठरा निर्गम भाग के बीच में पाया जाता है उसे फंडिस भाग कहते हैं। HCl से जुड़ी एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? देखो, HCl सवाल कई बार पूछा जाता है कि आमाशय की कौन सी कोशिकाओं से HCl का स्रवण होता है, यानी आमाशय के अंदर वह कौन सी कोशिकाएं हैं जो HCl को छोड़ती है, HCl का स्रवण करती है। तो HCl का स्रवण या स्राव यानी मानव शरीर में HCl का स्रवण या स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ऑक्सियोटिक कोशिकाएं। ऑक्सियोटिक कोशिकाएं क्या करती हैं? HCl का स्राव करती है मानव शरीर में। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने बताया, HCl का स्राव ऑक्सियोटिक कोशिकाएं छोटे सवाल के रूप में बनने का चांसेस है। आगे आमाशय छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, आगे आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। देखिए, छोटी आंत, इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वो अपन देखते हैं। छोटी आंत, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तथ्य है कि छोटी आंत, नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा कहो या सबसे बड़ा कहो, पाचन तंत्र का, मानव में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है। सबसे लंबा, लेकिन नाम इसका छोटी आंत है। उसके बाद अब छोटी आंत का कार्य क्या होता है? छोटी आंत का कार्य होता है भोजन में उपस्थित अवयवों का अवशोषण करना। आमाशय ने भोजन को अच्छे तरीके से तोड़ दिया है, लेकिन अभी वो से टूटा है। उस भोजन के अंदर जो हमारे काम की चीजें हैं, जो भोजन के अवयव हैं, वो अभी हमने उसमें से लिए नहीं, क्योंकि हमारे शरीर को तो ऊर्जा उन्हीं अवयवों से मिलेगी। अगर वो टूट गए लेकिन हमारे शरीर द्वारा सोखे नहीं गए, खींचे नहीं गए, उसमें से अवशोषित नहीं किए गए, उस भोजन में से वो पदार्थ लिए नहीं गए, तब तक हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलने वाली। इसके लिए क्या करते हैं? इस छोटी आंत का कार्य होता है, यानी उस भोजन में से जो काम की चीजें हैं, हमारे लिए जो जरूरत की चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उनको निकालने का, उनको सोखने का कार्य कौन करता है? छोटी आंत। यानी भोजन का अवशोषण का कार्य कौन करता है? छोटी आंत। अब यहाँ भोजन का अवशोषण होता है, भोजन में से सभी आवश्यक चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी चीजें निकाली जाती है सभी। इसीलिए यहाँ से जुड़ी एक छोटी आंत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय के अंतर्गत होता है। और भोजन का छोटी आंत सब सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन आमाशय, सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत। आगे छोटी आंत जुड़ी हुई होती है इस बड़ी आंत से। बड़ी आंत से ये आमाशय से जुड़ा हुआ अंदर वाला ये जो भाग है, ये सब छोटी आंत है, और छोटी आंत से आगे ये जो जुड़ा हुआ भाग है, वो सब क्या होता है? बड़ी आंत कहलाता है। इस बड़ी आंत का एक ही कार्य है, इस बड़ी आंत का एक ही कार्य है, भोजन के अंदर जो भी काम की चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो सब छोटी आंत ने निकाल ली, लेकिन अभी उसमें जल पड़ा है और कुछ खनिज लवण पड़े हैं, उनको निकालने का कार्य बड़ी आंत करती है। यानी जल
व खनिज पदार्थों का अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत आगे जुड़ी हुई होती है मलाशय। बड़ी आंत आगे किससे जुड़ी हुई होती है? मलाशय से जुड़ी हुई होती है। क्या होता है मलाशय में? क्या होता है देखिए मलाशय के बारे में। मलाशय एक थैलीनुमा, हमारे शरीर में एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसका कार्य क्या होता है? भंडारण या संरक्षण। किसका कार्य? मलाशय का कार्य होता है भोजन का भंडारण और संरक्षण। किसका भंडारण? भोजन का। कौन सा भोजन? जो बड़ी आंत तक आने के बाद उसमें से सब कुछ चीजें निकाल ली गई हैं। जब हमारे काम की अब उसमें कोई चीजें बची नहीं है तो वो हमारे लिए क्या होगा? हमारे शरीर में पड़ा एक कचरा ही है हमारे लिए। और कचरे को हम कहाँ डालते हैं? कचरा पात्र में। तो मलाशय को मानव शरीर का कचरा पात्र कहा जाता है। मलाशय को मानव शरीर का कचरा पात्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाचन क्रिया के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो कचरा पदार्थ पीछे बच जाता है, उसको मलाशय क्या करता है? भंडारण, संरक्षण, इकट्ठा करने का कार्य करता है। अब ये एक थैलीनुमा संरचना है, तो प्रत्येक थैली की, जैसे पॉलीथीन की थैली की एक निश्चित क्षमता होती है, उससे ज्यादा वो अपने अंदर धारण नहीं कर सकता। उससे ज्यादा वो अपने अंदर धारण नहीं कर सकता। तो जब मलाशय की क्षमता, कैपेसिटी पूरी भर जाने के बाद, उसकी क्षमता पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा जब वह और अंदर कचरा अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाता, तब क्या करता है? मलाशय में एक क्रिया होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मांसपेशी संकुचन क्रिया। यह क्रिया क्या होती है? जब मलाशय पूरी तरीके से भर जाता है तो मलाशय की जो मांसपेशियां हैं चारों तरफ की, उसमें क्या होता है? संकुचन होता है। मलाशय की मांसपेशियां दबती है। दबने के कारण इस मलाशय की दीवारों पर प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर के कारण, प्रेशर पड़ने के कारण जो भी भोजन है वो आगे सरकता है, और आगे सरक कर पाचन तंत्र के या आहार नाल के अंतिम भाग मल द्वार या गुदा द्वार में पहुंचता है, और उस गुदाद्वार से होते हुए, उस मल द्वार से होते हुए सारे अपशिष्ट पदार्थ का क्या होता है? शरीर से बाहर उत्सर्जन हो जाता है, त्याग दिया जाता है। यानी अभी तक हमने देखा कि कैसे हम भोजन को एकदम ठीक ठाक ग्रहण करते हैं, अच्छे से ग्रहण करते हैं, कैसे वो आगे जाता है और कहाँ वो टूटता है, कहाँ उस भोजन में जो आवश्यक चीजें होती है हमारे शरीर के लिए, जो जरूरी चीजें होती है वो निकाली जाती है, और निकालने के बाद कैसे पीछे जो कचरा बचता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये सब चीजें अपने, ये चित्र साइंस के जो डायग्राम है, ध्यान से सुनना, साइंस के जो डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में कम से कम, क्योंकि जिसको डायग्राम आता है अच्छे से, उसकी आधी चीजें तो ऐसे क्लियर हो जाती हैं। कहा ये है, ये चीज, ये है, ये चीज है। तो कभी जैसे आ गया सवाल मानव पाचन तंत्र की संरचना समझिए। संरचना का मतलब है कि उसका चित्र बना के, उसका डायग्राम बना के, उसके अंदर जो जो चीजें हैं उसके बारे में लिखना होता है। अगर हमें एकदम डायग्राम अच्छे से याद है, अच्छे से बनाया, बहुत अच्छा सुंदर बनाया, तो आगे वाला एग्जामिनर वैसे इंप्रेस हो जाता है। और डायग्राम अच्छा होने और उसके अंदर वाले जो नाम होते हैं वो अपन को याद हो, तो फिर अपन को कोई भी पार्ट नहीं चूकते हैं। अपन फिर जैसे जैसे अपन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लिखते जाते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा
कि कैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं और कैसे वह आगे की तरफ चलते हुए लास्ट मल द्वार या गुदा द्वार द्वारा शरीर से वापस बाहर त्याग दिया जाता है। ये तो थी पाचन तंत्र की संरचना के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे यह पाचन तंत्र कार्य करता है और क्या क्या इसमें होता है। देखिए क्या क्या होता है। पाचन क्रिया या प्रक्रिया। सवाल पूछा जाता है इस प्रकार से कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली, क्रिया, प्रक्रिया समझाइए। तब हमें ये अच्छे से चित्र बनाना पड़ता है, उसके चारों तरफ के नाम लिखने पड़ते हैं और उसके बाद ये कैसे कार्य करता है वह हमें समझाना पड़ता है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। एक जो 2 पेज की प्रक्रिया है वो मैं आपको सिर्फ 10-15 लाइनों में बता दूंगा, शॉर्ट तरीके से। बस आपको उसको विस्तार से सोचना पड़ेगा और आपको समझ जाओगे। बस ध्यान 10 मिनट आप मुझे दो, आप कभी नहीं भूलोगे। देख, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है। हम भोजन है, जैसे थाली में भोजन पड़ा है, इसका निवाला बनाया, हमने खाया। क्या किया, हमने भोजन को खाया। किसके द्वारा? मुख के द्वारा। सबसे पहले हमने भोजन को ग्रहण कर लिया। तो पहले ही लाइन, सर्वप्रथम हम भोजन को मुख के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यह भोजन मुख से होते हुए आगे कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा में जाता है। अब आगे की लाइन क्या होती है कि हाँ मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में क्या चीजें पाई जाती है, तो कहते हैं मुख गुहा में दांत व लार ग्रंथियां पाई जाती है। दांत व लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, दांत व लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब दांत, मैंने आपको बताया दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृतनक क्या करते हैं, काटने कुतरने का। रत्नक क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का। और अग्रचर्वणक और चर्वणक वो क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। दांत क्या करते हैं, भोजन को अच्छे से चबाते हैं। उसके बाद लार ग्रंथियां, लार क्या करती है, भोजन के ऊपर लार जो श्लेष्मा होता है वो छोड़ी जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इस लार के कारण क्या हो जाता है, भोजन लसलसा, चिपचिपा और चिकना हो जाता है। हो गया बच्चे। अब लार क्या करता है, भोजन को लसलसा चिपचिपा करता है। अब ये लसलसा और चिपचिपा करने का क्या कार्य, क्यों करते हैं, कहाँ जरूरत पड़ी, तो इसकी भी बहुत ही ज्यादा जरूरत। क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, दांतों के द्वारा तोड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें लार नहीं मिलाएंगे तो भोजन सूखा रह जाएगा। और जब सूखा रह जाएगा, गीला नहीं होगा, तो वो भोजन आगे सरकेगा नहीं। और जब आगे सरकेगा नहीं तो यहीं अटक जाएगा। जैसे ही अपन निकलेंगे वो नीचे तो जाएगा नहीं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, जिससे हमें श्वास लेने में कई तरीके की और प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए भोजन बिना रुके आगे बढ़ता जाए, आहार नाल में पाचन तंत्र के सभी भागों में आसानी से आगे सरकता जाए, उसके लिए क्या होता है, लार ग्रंथियां होती है जो लार छोड़ती हैं और क्या करती हैं, भोजन को लसलसा चिपचिपा चिकना बनाते हैं। भोजन को चबाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर लार ग्रंथियों द्वारा लसलसा व चिपचिपा व चिकना बनाया जाता है, जिससे भोजन मुंह के अंदर एक बोल का आकार ले लेता है। कैसा आकार, बोल का आकार ले लेता है, यानी मुंह के अंदर एक छोटी गोली बोल की तरह बन जाता है और आगे यह जाता है ग्रसनी में। मुख गुहा से भोजन आगे जाता है ग्रसनी में, लेकिन किस रूप में, भोजन के रूप में नहीं। अब ये बोल का आकार ले लेता है, इसीलिए अब भोजन को अपन कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब भोजन बोलस के रूप में एक छोटी गोल बोल के रूप में क्या करता है, आगे की तरफ गति करता है। ग्रसनी,
आगे ग्रसनी में जाता है और हमें पता है कि आगे ग्रसनी में क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस, या जिसे अपन कहते हैं गाठी ढक्कन, जिसे कहते हैं अपन गाठी ढक्कन। अब ये गाठी ढक्कन क्या करते हैं? सबसे पहले तो ग्रसनी होती क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रसनी होती है नासा गुहा और मुख गुहा का उभयनिष्ठ मार्ग, यानी ये वह जगह है जहां पर नासा गुहा भी आके खुलती है और मुख गुहा भी आकर खुलती है, दोनों आकर एक ही जगह खुलते हैं। तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाँ मुख द्वारा हमने भोजन ग्रहण किया और आगे नासा गुहा में वापस ऊपर की तरफ चला जाए, ऐसा किसी भी हालत में ना हो, इसलिए ग्रसनी में पाया जाता है एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन। ये क्या कार्य करता है? जब अपन भोजन को निगलते हैं, ग्रहण करते हैं, वह ग्रसनी में आता है, ग्रसनी में आते ही क्या करता है, एपिग्लोटिस उस नासा गुहा को बिल्कुल ढक लेता है, जिससे भोजन यहां से यहां आने के बाद वापस ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर ऊपर चला गया तो नासा गुहा से नाक से वापस बाहर, ऐसा ना हो, इसलिए एपिग्लोटिस क्या करता है, उस नासा गुहा को बिल्कुल ढक लेता है। आगे भोजन जाता है आमाशय के अंदर, आगे भोजन प्रवेश करता है आगे भोजन आता है ग्रास नली में। ग्रास नली में क्या होता है, क्रमाकुंचन कहते हैं। अब क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रास नली 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी नलिका होती है, एक नस होती है, जो क्या करती है, इसमें जैसे ही बोलस के रूप में भोजन आता है, पीछे से नली पिचकती है, भोजन आगे सरकता है, फिर पीछे से नली सरकती है, भोजन आगे सरकता है, फिर पिचकती है, फिर आगे सरकता है। ये क्रम से लगातार संकुचन होता रहता है, नली पिचकती रहती है, ग्रास नली पिचकती रहती है और भोजन आगे की तरफ सरकता रहता है, इसलिए इस गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। और यह गति कहाँ होती है, ग्रास नली के अंदर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा भी गया है कई बार और पूछे जाने की संभावना भी है कि ग्रास नली में भोजन किस प्रकार से गति करता है। आगे ये भोजन पहुंचता है आमाशय। अब आमाशय में क्या पाया जाता है, HCl व एंजाइम। एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, आमाशय रस के अंदर पाए जाते हैं। आमाशय रस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं और HCl पाए। अब HCl का कार्य इंपॉर्टेंट, यहां से छोटा सवाल, HCl का क्या कार्य है, तो HCl का कार्य होता है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर, भोजन को अम्लीय माध्यम देने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। अब अम्लीय माध्यम देने से क्या होता है, अम्लीय माध्यम देने से एंजाइम अपना कार्य आसानी से कर देते हैं, और एंजाइम का कार्य क्या होता है, भोजन को तोड़ना, भोजन को आराम से तोड़ देते हैं HCl। आमाशय में क्या होता है, HCl और एंजाइम पाए जाते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो भोजन आमाशय में आया है उसको अम्लीय माध्यम दे देता है। HCl एक अम्ल है, अम्ल का मतलब हम जानते हैं, साधारण भाषा में अम्ल किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, HCl अम्ल होता है, वो भोजन को खट्टा स्वाद दे देता है, जिसके कारण एंजाइम इसमें आसानी से कार्य करते हैं और भोजन को तोड़ते हैं। यहाँ भोजन को सर्वाधिक तोड़ा जाता है, इसलिए भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। आगे ये भोजन, अब जहां यहाँ भोजन को तोड़ दिया जाता है, तो इस भोजन को क्या कहा जाता है, अब कायम। जब भोजन को मुख गुहा में दांतों द्वारा चबा के लार मिक्स की जाती है, तो वह एक बोल के रूप में आगे की तरफ गति करता है, इसलिए उसे बोलस कहा जाता है। यहाँ पर एकदम चूर्ण की तरह कर दिया जाता है, आमाशय में तोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे कायम कहा। कायम आगे जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन के अंदर उपस्थित सभी अवयवों को निकाला जाता है, भोजन के अंदर उपस्थित सभी अवयवों को निकाला जाता है, अवशोषित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। फिर छोटी आंत से आगे भोजन
बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत में सभी आवश्यक चीजें निकाल दी जाती है, भोजन से अवशोषित कर ली जाती है, लेकिन फिर भी पीछे जल और खनिज लवण बच जाते हैं उसमें। तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? बड़ी आंत। अब भोजन में से सभी आवश्यक चीजें निकाल दी जाती है, उपयोग की चीजें निकाल दी जाती हैं, तो आगे भोजन बड़ी आंत से कहाँ जाता है? मलाशय में जाता है। अब भोजन के अंदर से सभी चीजें अगर निकाल दी जाती है तो फिर पीछे क्या बचता है? सिर्फ कचरा, अपशिष्ट पदार्थ। वो बड़ी आंत से सारा कचरा मलाशय में जाता है, इसीलिए मलाशय को मानव पाचन तंत्र का कचरा पात्र भी कहा जाता है। आगे जब मलाशय एक थैलीनुमा संरचना है और प्रत्येक थैली की, प्रत्येक चीज की एक कैपेसिटी, एक क्षमता होती है, उस क्षमता से ज्यादा वो अपने अंदर नहीं रख सकता। इसका कार्य होता है मलाशय का भंडारण। जब पूरी तरीके से मलाशय भर जाता है तब इस मलाशय में एक क्रिया होती है, मांसपेशी संकुचन क्रिया, जिससे मलाशय की मांसपेशियां पिचकती है, दबती है और प्रेशर बनता है। उस प्रेशर के कारण ये मलाशय से सारा अपशिष्ट पदार्थ आगे मल द्वार या गुदा द्वार शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार ये हमारा मानव का पाचन तंत्र कार्य करता है। आज हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र पढ़ा। पाचन तंत्र किस प्रकार का हमारे शरीर में पाया जाता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। और पाचन क्रिया कैसे होती है हमारे शरीर में, उसके बारे में भी पढ़ा। इसके बाद मैं आपको आगे की क्लास में कुछ इससे जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और हमारा नया जो टॉपिक होगा मानव श्वसन तंत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।